अच्छा, मैंने अब आपको क्या बताना था, मैंने आपको बताना था गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन, वो आप मेरे साथ देखें यहां पर खुद। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये एग्जाम में इंक्लूड होती है और ये मस्ट ये डेरिवेशन आती है जब भी एग्जाम में पूछते हैं वो आपसे। तो ये हम मालूम क्या करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की वैल्यू मालूम करेंगे। किसकी वजह से? इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। एक ऐसी शीट है हमारे पास जिसकी डायमेंशन जो है वो इनफाइनाइट है और उसके ऊपर हमने चार्ज को डिपॉजिट किया हुआ है। तो ये हमने एक शीट बनाई हुई है जो आपको नजर आ रही है। तो इसको आप कंसिडर कर लीजिए कि लेफ्ट राइट और अप डाउन इसकी जो डायमेंशन है वो इनफिनिट है। तो ये एक इनफिनिट शीट हो गई जिसके ऊपर हमने इवनली चार्ज को क्या किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो शीट है वो इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट शीट का जो सबसे अहम बेनिफिट है, जो एडवांटेज है वो हमारे पास क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए इसका एडवांटेज ये होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसे कहते हैं वो हो जाती हैं पैरेलल, जिसका फायदा ये होता है कि जितनी भी ई है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म। अब इसको मैंने कुछ यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखिए, अगर ये मैं 1, 2 और 3 यानी प्लस चार्ज से मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई है जो हमेशा आउटवर्ड होती हैं, तो 1 की इलेक्ट्रिक लाइन भी आउटवर्ड बनाई है, 2 की भी और 3 की भी, ठीक है, यानी ये चार्ज के हिसाब से बनाई है। तो देखिए 1 की जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो 2 को रिपेल करेगी, तो वो कहेगी कि 2 की जो इलेक्ट्रिक लाइन है इट शुड बी कर्व, यानी उसको 1 से अवे होना चाहिए। सिमिलरली 3 की जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो भी रिपेल होगी 1 से और उसको भी कर्व होना चाहिए। लेकिन ये कर्व क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि 2 की इलेक्ट्रिक लाइन है, इसके ऊपर भी तो एक चार्ज है, उससे भी तो इलेक्ट्रिक लाइन आ रही है। अगर ये कर्व हो गई तो ये तो दो लाइनें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगी, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। सिमिलर स्टोरी गोज हियर कि यहाँ पे जो 3 की इलेक्ट्रिक लाइन है वो इसलिए कर्व नहीं हो सकती कि उससे नीचे भी एक चार्ज है। तो चूंकि ये इन्फिनिट चार्ज है, चार्ज की लाइन है दाएं बाएं भी ऊपर नीचे भी, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन है वो किसी भी सूरत में कर्व नहीं हो सकती। तो तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाएंगी, वो तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये मतलब हुआ इस बात का। अच्छा, ये जो शीट है, इस शीट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इन्फिनिट है, ठीक है, थिन है, बहुत ही बारीक है, तो इसकी जो थिकनेस है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और नॉन कंडक्टिंग है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, अब इस शीट के ऊपर जो चार्ज की डेंसिटी है वो कितनी है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, वो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया हुआ। सिग्मा कहलाता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी से एक्चुअली हम चार्ज को कैलकुलेट करने के काबिल हो जाते हैं। किस तरीके से? देखिए, मैंने यहां पर यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा से, तो चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की जो डेफिनेशन है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैंने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैं अगर सिग्मा और ए दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। अगर तो ये एरिया, याद रखिएगा, इस जिस एरिया की मैं बात करूं, अगर ये एरिया जो है ये एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस हो, आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखिए ये गॉसियन सरफेस है मेरे पास सिलेंडर की शक्ल की। इस गॉसियन सरफेस का अगर एरिया मेरे पास हो तो गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज, ये चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है, इसको मालूम करने का तरीका ये है, सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको इनक्लोज चार्ज मालूम हो जाएगा किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये तरीका है गॉसियन सरफेस में चार्ज को मालूम करने का, जो हमें किससे मालूम हुआ, आसानी से, अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू मालूम हो। अच्छा, गॉसेस लॉ आपसे क्या कहता है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर हमने इस इन्फिनिट शीट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो हमें एक हाइपोथेटिकल यानी फर्जी शेप बनानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो आज जो गॉसियन सरफेस है उसकी शक्ल एक सिलेंडर की तरह से जो हमने यहाँ पे बनाई है। अच्छा, ये सिलेंडर जो है ये आधा, यानी आप ऐसे समझ लें कि शीट के फ्रंट एंड की तरफ है और आधा इस शीट के आर पार होकर बैक एंड की तरफ है। तो ये जो सिलेंडर है ये इस शीट के आर पार हुआ है, जिसे pierce थ्रू द प्लेन कहते हैं, कि जो शीट है इसकी जो प्लेन है इसके आर पार हुआ है। गॉसियन सरफेस को समझने का तरीका ये है कि ये मैंने एक शीट ले ली और उसके अंदर से मैंने क्या किया हुआ है, एक सिलेंडर को क्रॉस कर दिया है। तो ये सिलेंडर जो है ये इस शीट में से आर पार गुजरा हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने इसको आर पार किया तो जाहिर सी बात है ये एक होल बना जो मैंने काटा है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस सिलेंडर को यानी गॉसियन सरफेस को, ये हाइपोथेटिकल है, ये फर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसको जब मैंने इसमें से जब मैंने गुजारा तो इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, जितना इस सर्कल के ऊपर मौजूद होगा। इसका मतलब जो इनक्लोज चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है, जो तो आप इसको समझ सकते हैं इससे, ठीक है। तो मैंने ये जो अलग किया हुआ पेज, ये मैंने अलग इसलिए किया है ताकि
मैं इसमें से सिलेंडर गुजार सकूं, लेकिन ये पेज ही इस बात का प्रूव है कि ये जो सिलेंडर है इट इंक्लोजेस सम चार्ज, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, अब इसको दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके कितने हिस्से हैं। क्लास इस गॉसियन सरफेस के 3 हिस्से हैं मेरे पास। एक तो ये जो गॉसियन सरफेस है सिलेंडर की शक्ल की, ठीक है, इसका एक हिस्सा तो ये सर्कुलर फेस है, इसका दूसरा हिस्सा ये वाली सर्कुलर फेस है, और तीसरा हिस्सा जो है ना वो इसका ये पूरी सिलेंड्रिकल सरफेस है जो इधर भी है और इस तरफ भी है। तो मैं इन तीनों के लिए 1, 2 और 3 से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइन मतलब कि फ्लक्स मालूम करूंगा और तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो यहां से कितनी फ्रंट एंड से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, बैक एंड से कितनी लाइन निकल रही है और सिलेंड्रिकल सरफेस से कितनी लाइन निकल रही है, वो सारी लाइंस यानी सारा फ्लक्स मुझे मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व करूंगा। देखिए इस गॉसियन सरफेस को एक बार फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज है उसको मैं यहाँ पर एक दफा बना लेता हूँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है एक चार्ज इनक्लोज हो, बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं। तो मैं इसको जरा इस तरीके से बना लेता हूँ कि ये इसमें इनक्लोज चार्ज है, ठीक है। तो तस्वीर बड़ा करके बनाई है तो मैंने इसलिए इसमें 3 चार्ज दिखा दिए, वरना यहाँ पे मैंने तस्वीर की सुटेबिलिटी के लिए एक चार्ज दिखाया हुआ था। तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन आउट होगी तो वो ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रिक लाइन इस तरीके से आउट होनी चाहिए। तो ये तो हो गई डायरेक्शन ऑफ ई, मेरा ख्याल है ये समझ में आ रही होगी, आसान किस्म की बात है। और अगर इस सर्कुलर फेस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, मतलब इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो इस तरीके से आउटवर्ड होगा। यानी इसका जो एरिया है, अगर उस एरिया को मैं डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उस डेल्टा ए की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। किसका एरिया? ये सर्कुलर फेस का एरिया मैं कह रहा हूं। तो इस सर्कुलर फेस का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन मैंने डेल्टा ए से आउटवर्ड रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रंट एंड है, इस फ्रंट एंड पर जो ई है और डेल्टा ए है वो पैरेलल है। सिमिलर स्टोरी गोज हियर कि अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक लाइन बनाऊंगा तो वो बैकवर्ड भी इसी तरीके से स्ट्रेट जाएगी, यानी ये होगी डायरेक्शन ऑफ ई, एग्रीड। और अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो मुझे एरिया की डायरेक्शन बताएगा, तो डेल्टा ए, तो बैक एंड के ऊपर भी या जो बैक एंड जो सर्कुलर फेस है उसके ऊपर भी ई और डेल्टा ए दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर, एग्रीड। ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि हम देख सकते हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल एरिया है, अगर मैं सिलेंड्रिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता हूं एक थोड़ा सा कर्व बना के, तो इस पे इसके ऊपर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर तो इस तरीके से ऊपर की जानिब बनेगा। तो ये तो हो गया डेल्टा ए की डायरेक्शन, जबकि आप देख रहे हैं ई इस तरीके से जा रहा है, ये देख रहे हैं ये ई की लाइन। तो ये ई की लाइन और ये डेल्टा ए, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इसको यहां तक ले आऊं तो यू कैन सी के सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उसके ऊपर डेल्टा ए और ई दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये याद रखिएगा, सर्कुलर फेस में ई और डेल्टा ए के दरमियान एंगल 0, इसमें भी एंगल 0, जबकि जो सिलेंड्रिकल वॉल है इस गॉसियन सरफेस की उसमें ई और डेल्टा ए के दरमियान एंगल कितना है? हमारे पास 90 डिग्री है। अच्छा, फ्रंट एंड के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस, मतलब कितना फ्लक्स आउट हो रहा है उसको मालूम करने का तरीका यह है। देखिए मैंने यहां पे लिख दिया कि जो फ्लक्स है मेरे पास थ्रू दी फ्रंट एंड से जो जा रहा है सर्कुलर फेस से, उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा फाई 1, सही है। और जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डेल्टा है। जब भी डॉट हटाते हैं तो क्या अप्लाई होता है? कॉस थीटा। अच्छा, अब ये थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू हमने लिखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डेल्टा ए और ई दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो जब पैरेलल होते हैं तो उसको मैथमेटिकली शो करते हैं 0 एंगल से। तो यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास कितना आएगा? 0 आ जाएगा, एग्रीड। अच्छा, सेम फॉर्मूला डेल्टा फाई 1 ई डेल्टा ए और कॉस कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे 0 डिग्री। और क्लास हम ये बात जानते हैं मैथमेटिक्स में कि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1, यानी कॉस 0 डिग्री की जगह पे मैंने 1 लिख दिया। और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा। तो मेरे पास जो फ्लक्स आ गया वो आ गया ई डेल्टा ए। ये जो फ्लक्स मेरे पास आया है इसको मैं डेल्टा फाई 1 कह रहा हूं। ये फ्रंट एंड सर्कुलर फेस, दोबारा देख लीजिए, ये देखिए ये जो फ्रंट एंड सर्कुलर फेस है इससे निकल रहा है। बैक एंड पे क्या होगा? सिमिलर स्टोरी होगी, बिल्कुल ई डेल्टा ए दोनों पैरेलल हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि सिमिलरली फ्लक्स थ्रू दी बैक एंड जो सर्कुलर फेस है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? उसको डेल्टा फाई 2 से प्रेजेंट कर रहा हूं। और फ्लक्स का फॉर्मूला वही ई डॉट डेल्टा ए होता है हमारे पास। क्लास डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा अप्लाई होगा। और हम जानते हैं यहां पर भी कॉस किसके बराबर है? एंगल किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहां पे कॉस 0 हो जाएगा। और एज वी नो कि कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इस पूरे कॉस 0 की जगह पे मैं 1 लिख दूंगा और 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो मेरे पास आंसर यही रहेगा, ई डेल्टा ए।
तो फ्रंट एंड सर्कुलर फेस का फ्लक्स और बैक एंड सर्कुलर फेस का फ्लक्स हमारे पास सेम आ गया। अब हम बात करते हैं इस सिलेंड्रिकल जो हमारे पास जो वॉल है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके फ्लक्स की। तो हम देख सकते हैं कि जो ई है इलेक्ट्रिक लाइंस वो तो इस तरफ पैरेलल बाहर जा रही हैं, सीधी बाहर जा रही हैं, जबकि जो डेल्टा ए कर्व है वो 90 डिग्री होगा। तो मैं कहूंगा कि फ्लक्स थ्रू दी सिलेंड्रिकल सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है उसकी जो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है उससे फ्लक्स कितना निकल रहा है, उसको मैंने φ3 का नाम दे दिया। तो वो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला ई डॉट डेल्टा ए, जब हम डॉट बनाएंगे तो हमारे पास कॉस थीटा अप्लाई होगा। और इस दफा हम जानते हैं कि जो थीटा है वो मेरे पास कितना है, 90 डिग्रीज है, राइट। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस 90 डिग्री, और जैसा मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में जब 0 आता है तो पूरा आंसर कितना हो जाता है क्लास, 0 हो जाता है, राइट। अब मैंने क्या करना है, तीनों फ्लक्स को ऐड कर लेना है। कौन से फ्लक्स को, डेल्टा φ1 वाले को, डेल्टा φ2 को और डेल्टा φ3 को। तो पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है मुझे मालूम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है कि टोटल फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस बिकम, उसको मैंने सिंपल φ से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। डेल्टा φ1 की वैल्यू क्लास हमारे पास आई है ई डेल्टा ए, φ2 की वैल्यू भी ई डेल्टा ए और φ3 की वैल्यू मेरे पास 0 आई है, तो 2 ई डेल्टा ए हो जाएगा। ये तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब बात ये है कि गॉसेस लॉ हमसे क्या कहता है कि फ्लक्स क्या होता है। देखिए हम ये बात जानते हैं, ये तो आगे इस फ्लक्स की वैल्यू कि फाई हमारे पास हो जाएगा 2 ई डेल्टा है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ ये कहता है कि भाई फ्लक्स अगर आपको मालूम करना है किसी गॉसियन सरफेस का, तो उस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज चार्ज कितना है उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट के साथ, राइट क्लास। तो इनक्लोज चार्ज कितना है अगर आप देखें तो हमने पहली तस्वीर में आपको ये समझाया है कि जो इनक्लोज चार्ज है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू से, और वो किसके बराबर था, सिग्मा ए के बराबर। सरफेस चार्ज डेंसिटी से एरिया को हमने मल्टीप्लाई, किसके एरिया को, ये जो एरिया है, ठीक है, गॉसियन सरफेस का जो एरिया है, इस गॉसियन सरफेस के एरिया को हम कह रहे हैं यहां पर ए से, राइट। तो हमने क्या किया, इनक्लोज चार्ज को मैंने लिखा Q और एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एप्सिलॉन नॉट ही रहा मेरे पास। अब मैं जानता हूं कि जो इनक्लोज चार्ज है, यहां पे मैं रीजन दे देता हूं, वो तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्योंकि सिग्मा जो बराबर होता है वो Q अपॉन A होता है, तो सिग्मा को जब भी A से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, मेरे पास Q बन जाएगा। अब जो गॉसियन सरफेस का एरिया है, चूंकि मैंने उसको क्या लिया हुआ है, डेल्टा ए से मार्क किया, तो सिग्मा डेल्टा ए इज इक्वल टू Q, ये वो चार्ज है जो कि इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इनक्लोज चार्ज की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं सिग्मा डेल्टा ए। क्या ख्याल है, समझ में आ रही है आपको बात। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड भी फ्लक्स है और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड भी फ्लक्स है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसकी राइट हैंड साइड है 1 की 2 ई डेल्टा ए और इसकी राइट हैंड साइड है सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, सॉरी राइट हैंड साइड लिखी 2 ई डेल्टा ए और इसकी राइट हैंड साइड है सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आसान सी बात है। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा ए से डेल्टा ए क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर मेरे पास जो बचा वो 2 ई बचा और यहां पर जो है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि मुझे ई की वैल्यू मालूम करनी है तो ई को सब्जेक्ट बना लीजिए, यहीं पर रहने दीजिए, 2 यहां मल्टीप्लाई क्वेश्चन की दूसरी तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्लास ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ई के ऊपर हम एरो मार्क करेंगे, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक यूनिट वेक्टर आर कैप से हम डायरेक्शन शो करेंगे ई की, जो कि ऑब्वियसली आउटवर्ड फ्रॉम द गॉसियन सरफेस होती है, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हमने जो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज किया है, तो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज जब हमने चार्ज को स्प्रे किया हुआ था और उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट हमने निकाला है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो हमारा आंसर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर किस वक्त होगा, जब शीट के एक तरफ चार्ज होगा या शीट के दोनों तरफ चार्ज होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर ये अपनी बुक को, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स की जो बुक है, इस बुक को आप एक इन्फिनिट शीट समझ लो, बात समझ आ रही है, इसकी थिकनेस को भूल जाओगे, थिकनेस नहीं है। तो शीट के इस तरफ चार्ज है तो क्या उसकी शीट के दूसरी तरफ चार्ज है या नहीं है, या शीट के एक ही तरफ चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, या दूसरी तरफ चार्ज अगर हम सपोज कर रहे हैं फिर भी यही होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब है, मेरा सवाल है आपसे। क्या शीट के एक तरफ चार्ज है या शीट के दोनों तरफ चार्ज है? आप बोल भी सकते हैं और मैसेज में लिख सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, सही है, ओके।
याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये शीट के एक तरफ चार्ज है, शीट के दोनों तरफ चार्ज नहीं है। ये वो पॉइंट है जिसको आपने अच्छी तरह समझना है। शीट के एक तरफ चार्ज है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ भी जा रही है, इस तरफ भी जा रही है। उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही, जो मैंने आपको समझा दिया है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक लाइन है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया किसका, इन्फिनिट शीट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तमाम इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो अगर शीट के एक तरफ चार्ज है तो बी केयरफुल, उससे इलेक्ट्रिक लाइन सामने भी जाएंगी और पीछे भी जाएंगी, ऊपर नीचे नहीं जा सकती। वो हमने आपको समझा दिया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये उस वक्त है जब शीट के एक तरफ चार्ज है। अब शीट के दूसरी तरफ भी चार्ज लेकर आओ, फिर क्या होगा? फिर वही कहानी होगी। अगर शीट के दूसरी तरफ भी चार्ज है तो उससे भी इलेक्ट्रिक लाइन इधर और इधर भी जारी होगी। मेरी बात समझे? जिस तरह अभी हमने पूरी डेरिवेशन की, उसी तरह पूरी डेरिवेशन करोगे तो आपका जवाब दूसरी तरफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फिर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? शीट के एक तरफ चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, शीट के दूसरी तरफ चार्जिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि शीट के एक तरफ अगर चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है। मेरा जुमला गौर से सुना आपने। अगर मैं कहूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के इस तरफ है या इस तरफ है, तो ये वाली जो आंसर आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के इस तरफ भी होगी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट के इस तरफ भी होगी। लेकिन चार्जेस शीट के एक तरफ है, चार्जेस शीट के एक तरफ है, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर शीट के दूसरी तरफ भी चार्जेस सपोज कर लूं तो दोबारा मेरा आंसर यही आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूं तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो E मेरे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं कि अभी आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? 2 एप्सिलॉन नॉट आपका क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कर लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस वजह से? इनफिनिट शीट की वजह से। अगर इनफिनिट शीट के दोनों तरफ चार्ज हो, बी केयरफुल। अब ये बात क्लियर है, समझ में आ गई है? कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। अब हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो केस 3 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, केस 3 हमारे पास क्या है? हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने जा रहे हैं। U2 oppositely charge plates, 2 oppositely पैरेलल का भी अर्थ लगा दो, पैरेलल चार्ज प्लेट्स। ये जो मैंने जुमला लिखा हुआ है 2 ऑपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट, ये बहुत अहम जुमला है। इस जुमले का मतलब ये है कि मेरे पास ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये 2 प्लेट्स है मेरे पास, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने पैरेलल रखी हुई है। इन पे ऑपोजिट चार्ज है। अगर एक प्लेट पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पे मेरे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये मैंने बात आपको समझाई थी। और एजेस पे क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे कर्व बनाओगे। अब ये डायग्राम बिल्कुल ठीक बन गई। ये सारी बातें मैंने आपसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के टाइम पे डिस्कस की थी। 2 प्लेट्स जो एक दूसरे के सामने पैरेलल रखी हुई हैं और उन पे ऑपोजिट चार्ज हो, इस चीज को आगे चल के हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। क्या जुमला इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटर का जुमला इस्तेमाल करेंगे। तो जब मैं आपसे इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है और उस आखिरी टॉपिक का नाम है कैपेसिटर, उसमें बहुत सारे टॉपिक है कैपेसिटर के अंदर। तो जब मैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक कैपेसिटर आपको पढ़ाऊंगा और मैं आपसे किसी जगह ये पूछूं, डेरिवेशन आएगी, मैं पूछूंगा वहां पे आपसे, मैं आपसे कहूंगा बताइए कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही होगा जो आज हम ड्राइव करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? सो 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट को एक्चुअली हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। तो आज हम जो रिजल्ट बना रहे हैं वो ढके छुपे लफ्जों में कैपेसिटर के लिए बना रहे हैं।
मैं समझता हूं कि एग्जाम में एग्जामिनर को इस तरीके से भी देना चाहिए कि वो कहे कि बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन उसने आज तक ये इस तरह का क्वेश्चन बना के दिया नहीं है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए दिया कि अगर जिसकी समझ में आ गया उसके लिए तो ये 4 लाइनों का क्वेश्चन है तो उसको नंबर मिल जाएंगे। तो एग्जामिनर शायद इस ऑफ की वजह से नहीं बना रहा, क्योंकि एग्जाम में सेक्शन बी के अंदर या सी में आ रहा होता है ये, तो वो लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन की लेंथ जरा लंबी होती है, इस वजह से शायद इस क्वेश्चन को देता नहीं है। अब देखो इसको प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान एक पॉइंट सपोज कर लिया हमने, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव प्लेट में से क्या होगी? तो हम कह रहे हैं कि एट पी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपकी समझ में आया जो हमने केस नंबर 2 पढ़ा हुआ है? तो केस नंबर 3 एग्जाम में क्यों नहीं आ रहा कि केस नंबर 2 का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना। सो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से, सॉरी प्लेट का लफ्ज आना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से कुछ डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ये हमने कैलकुलेट की है। सिमिलरली एट पी पर, तो एट पी ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इसको ऐसे लिखना चाहिए चार्ज प्लेट की वजह से। तो सिमिलरली एट पी ई की वैल्यू ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब आपको याद है चैप्टर के शुरू से मैं आपके साथ बात करता आया हूं कि पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ये सिर्फ पोलैरिटी है, बात समझ आ रही है? तो नेगेटिव की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी होगी। सो टोटल E at point P become क्या हो जाएगी जनाब? E की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट फिर सिग्मा प्लस सिग्मा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर के लिए याद रखिएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया है। दिस इज द आंसर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये है, राइट? सो यहां जाकर हमारे पास गॉसेस लॉ विद इट्स 3 एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन नंबर 1 भी एग्जाम में आती है, एप्लीकेशन नंबर 1 एग्जाम में आती है तो क्या पूछता है ये मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन नंबर 1 के 3 हमने पार्ट पढ़े, ए बी और सी। तो पार्ट ए और पार्ट बी ये कहां पर आते हैं? ये जो मैंने कहा कि अब एप्लीकेशन नंबर ए जो है वो भी पूछना शुरू हो गया ना एग्जाम में। वैसे तो मैंने कहा कि 98% जो एप्लीकेशन एग्जाम में आती है वो कौन सी है? वो केस नंबर 2 है, इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज द एंड। अब कल जो हम क्लास लेंगे उसमें हम अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त कोई आपके ध्यान में सवाल हो तो आप पूछ लीजिए।